दोस्तों नमस्कार। ये क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 और 7 तारीख सेकेंड शिफ्ट यानी 7 फरवरी सेकेंड शिफ्ट, ठीक है। और ये पेपर 1 यानी 1 to 5 उसका CDP। तो चलिए बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं बता दूं कि ये सारे का सारे आंसर आपको सटीक और सही ध्यान रखेंगे आप। जब बाद में जब इसका आंसर शीट आएगा यानी CBSE द्वारा जो आंसर शीट जारी किया जाएगा, आप देख लीजिएगा एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं हो सकता है। अगर होता भी है तो बस मतलब मान के चलिए कि या तो हमसे मिस्टेक हुआ या किसी और से मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं पहला आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती है जो उनके माता पिता से मिलती है, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं, ठीक है। तो बातें सही है और कारण कह रहा है कि यह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुक्रम या आनुवांशिकता के कारण कितनी है और पोषण या पर्यावरण के कारण कितनी, एक जटिल मुद्दा है। ये दोनों बातें सही है और व्याख्या भी सही तरीके से कर रहा है इसका इसलिए इसका आंसर होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है। अगर 4 ऑप्शन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, ठीक है। यानी डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर ध्यान रखेंगे चौथा होगा यानी लास्ट वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अभी कथन दे रखा हुआ है कि समझने व बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये बातें तो सही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है, ये कहीं न कहीं आपको सही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ इस परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है, इसलिए आर गलत है और ए सही है, यानी ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं। तो 5-6 सुसंगत वाक्य बच्चा जब बोल पाता है वो है 5 साल में, यानी 5 साल का बच्चा 5-6 सुसंगत वाक्य बोल सकते हैं, उससे पहले नहीं बोल पाते। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि लेवाइगोस्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा खाली स्थान ये डैश की ओर विकसित होता है। तो किस प्रकार होता है, मौखिकरण से आंतरिक वाक्य, यानी जो ही बच्चा बड़ा होते चला जाता है तो वो देखिए बच्चे छोटे में जो खूब बोलेगा, लेकिन आस्ते आस्ते धीरे धीरे क्या होता है कि वो बच्चा आंतरिक वाक्य यानी मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि इनर स्पीच की तरफ वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह घटित होने वाला बताया है। तो कहीं न कहीं ध्यान रखेंगे बातें घुमा फिरा के वही किया जा रहा है कि 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में, तो 4 अवस्थाओं में बताया गया है, 4 भागों में बांट के बताया गया है। क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ ही लिया। क्वेश्चन नंबर 7वां में है कि रामा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रामा निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। कहीं न कहीं जीन पियाजे का हम सेंट्रलाइज यानी कहने का मतलब है ईगोसेंट्रिक की बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपको इस 4 अवस्था में
किस अवस्था में ईगोसेंट्रिक की बात होगी, वो होगा पूर्व संज्ञात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है कि डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिका के बारे में जागरूक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से आंसर होगा जेंडर वर्गीकरण यानी जेंडर टाइप। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेवाइगोस्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 9। तो 9 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा परिदृश्य लेवाइगोस्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है। तो वो आपका है, एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थी को आधी हल ही हुई समस्या दी जिन्हें अन्यथा हल करने की कठिनाई हो रही थी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में, कहता प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो डैश पर जोर देती है। तो किस पे जोर देती है? अब इसको अगर आप देखा जाए सीडीपी के दायरे में रहकर तो आपको रट कर याद करना गलत चीज़ें हैं। मानकृत परीक्षण सख्त पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए, प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास बच क्या रहा है? पहला 1 यानी 10 का 1 नंबर। 11वां में अभिकथन दे रखा, बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की क्या वे अच्छे या बुरे हैं या समझने की ओर प्रगति करते हैं। ठीक है, और अगला बात कर रहा है प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। बात सही है। और आर में कहता है कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे की नैतिक विकास निरंतर होता है न कि असतत। ठीक है, तो ये बातें सही नहीं है। तो इस प्रकार आपका आंसर होगा तीसरा, ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है? किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो ध्यान रखेंगे जो निर्देशित होता है वो निज वाक्य के रूप में भाषा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरे के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है? तो यहाँ पर दूसरों की बात किया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे इंटरपर्सनल होगा। ध्यान रखेंगे, हाँ, अंतर्वैयक्तिक होगा, इंटरपर्सनल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है कि अपेक्षाएं किससे आती है? तो जिससे आती है वो आपका है पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी से आता है यानी परिवार से। चौथा ऑप्शन होगा जो फैमिली लिखा हुआ है यानी परिवार से। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है। तो क्या विशेषता है? विशेषता यही है कि शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 16 लेखन वैकल्य है एक, क्या है? तो अधिगमात्मक अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, एक शिक्षक की कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की डैश जरूरतों के ध्यान में रखना चाहिए। तो किस पर ध्यान रखना चाहिए? तो रखना चाहिए संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक यानी चौथा नंबर। क्वेश्चन नंबर 18
कहता सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 में आप अगर इसको देखेंगे तो इस दो को छांट दीजिए। सीखने की मानकृत लक्ष्य, इसको छांटिए दो को। तो जहाँ जहाँ दो नहीं है उसको आप लीजिए। अच्छा, दो में नहीं है, यानी 2 और 3 में, ठीक है। अब एक देखते हैं बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग, ठीक है। 3 को ले लीजिए, 1, 3 और 4 सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 है स्वलिन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो सही है वो ये होगा कि संवेदीकरण और विनिमय स्वलिन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चे की मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक क्या करना। तो शिक्षक अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्वकल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करें, कम से कम ये तो करना चाहिए शिक्षकों को। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 21 नंबर है कि शिक्षक को कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। ठीक है बात है। इसके बाद साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभवों में समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षण के केंद्र है। तो ये दोनों बातें सही है और सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक प्रगतिशील कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा चिंतनशील सोच पर विशेष ध्यान देना चाहिए, बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि रमन जो कि कक्षा 4 का एक विद्यार्थी है, एक प्रश्न का हल नहीं कर पा रहा है। यह देखकर रमन का शिक्षक उसे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। इस तरह की मौखिकीकरण क्या कहलाया जाएगा। तो ध्यान रखें दोस्तों, सहायक है, क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे। क्वेश्चन नंबर 25 शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र पूछताछ, अन्वेषण और प्रश्न करें। अगला क्वेश्चन है राधा तर्क देती है कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। वह क्या समझ दिखा रही है। तो समझ दिखा रही है कारण और प्रभाव का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान रखेंगे व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना। अगला क्वेश्चन है कि रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो ये बातें सही है, ठीक है।
और छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो आपका 3 आंसर होगा, ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन 29 कहता है साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रदर्शन परिहार का लक्ष्य का। ठीक है, और 30 नंबर क्वेश्चन है कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो ध्यान रखेंगे, पर तरीका है छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों, ये था CDP का 7-2 का फर्स्ट पेपर और सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।